हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 3 यानी कि प्रमोशन मिक्स के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो उम्मीद है आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी हैं और खासकर इससे पिछली वीडियो जहां पे हमने पब्लिक रिलेशंस के ऊपर बात की थी वो ज़रूर देखी है, क्योंकि ये वीडियो भी उस टॉपिक से क्या है रिलेटेड है। ठीक है, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। अब कंसेप्ट क्या है, टाइप्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, यानी कि पब्लिक रिलेशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। आप सबको याद हो ना, पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या था कि जब एक प्रोड्यूसर कोशिश करता है अपनी ब्रांड इमेज को पॉजिटिव रखने का और एक हेल्थी रिलेशनशिप डेवलप करने का, किसके साथ, जनरल पब्लिक के साथ, ताकि प्रॉफिट, सेल्स, बिजनेस सब कुछ एक्सपेंड किया जा सके। ठीक है, तो अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस, जिसमें पहला क्या आता है, मीडिया के साथ कैसा रिलेशन होता है, यानी कि मीडिया रिलेशंस। फॉर्मिंग पॉजिटिव कनेक्शंस विद मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ कंटेंट फॉर देम। इसका मतलब ये है कि एक पॉजिटिव कनेक्शन बनाना, पॉजिटिव रिलेशन बनाना, किसके साथ, मीडिया के साथ। ठीक है, और उन्हें एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना, क्योंकि अगर मीडिया के साथ नेगेटिव कनेक्शंस होते हैं तो हम सब जानते हैं उसका इम्पैक्ट भी बिजनेस के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्योंकि मीडिया आपकी धज्जियां उड़ा देंगी, यानी कि एक प्रोड्यूसर की धज्जियां उड़ा सकती है, उसके बिजनेस की, उसके प्रोडक्ट की, उसके गुड्स की, उसके सर्विसेज की, जिससे क्या होगा, उसको एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मीडिया के साथ रिलेशन अच्छे होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, वो अपना मीडिया से एक बेहतर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश जरूर करते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, इन्वेस्टर्स रिलेशन। जब हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स रिलेशन की, तो भाई इन्वेस्टर्स रिलेशन होनी चाहिए, है ना, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि कस्टमर बिजनेस के लिए भगवान है, सेम ऐसे इन्वेस्टर भी माई बाप होते हैं बिजनेस के, होते हैं नहीं होते। क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस ले लिया तो बिजनेस किसके दम पे चलेगा, पैसा कहां से आएगा, फाइनेंस कहां से आएगा। तो ना तो एक्सपैंड हो सकता, ना ही गुड्स और सर्विस अच्छे से जनरेट किए जा सकते हैं बिना अच्छे रिलेशन के, वो भी किसके साथ, इन्वेस्टर के साथ। मैनेजिंग इन्वेस्टर इवेंट्स, तो पहला काम क्या आता है कि इन्वेस्टर के इवेंट्स जो भी हैं उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए। इसके बाद पब्लिशिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, कि भाई टाइम पे फाइनेंशियल रिपोर्ट देते रहो कि तुम बिजनेस में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। क्योंकि अगर बिजनेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे या फिर मिसलीड कर रहे हो अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट के जरिए, तो जैसे इन्वेस्टर को थोड़ी सी भनक लगेगी तो वो भाई अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस ले लेगा, जिससे बिजनेस पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। एंड रेगुलेटरी फीलिंग्स एंड आंसरिंग क्वेश्चंस, और रेगुलेटरी फीलिंग्स यानी कि रेगुलेशंस होती है उनकी। इसके अलावा आंसरिंग क्वेश्चंस, जो भी वो क्वेश्चंस पूछेंगे आप जवाब देना पड़ेगा बिजनेस को। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टर्स है, उन्होंने पैसा लगाया है। एंड क्वेश्चंस एंड कंप्लेंट्स फ्रॉम इन्वेस्टर, इन्वेस्टर की जो भी कंप्लेंट है वो भी सुननी पड़ेगी। एनालिस्ट एंड द मीडिया। तो ये तो हो गई इन्वेस्टर के साथ रिलेशन के बारे में बात। अब अगला टॉपिक क्या आता है, गवर्नमेंट के साथ रिलेशन, कि गवर्नमेंट के साथ एक कैसा रिलेशन होना चाहिए बिजनेस का। आप सब लोगों ने देखा होगा कि वो बिजनेस इस दुनिया में हमेशा तरक्की करते रहते हैं जिनका गवर्नमेंट से रिलेशन अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि सारे टेंडर्स उनको मिलेंगे, सारे लाइसेंस उनको मिलेंगे। आपने हमारे देश में भी देखा होगा, इंडिया में, कि कुछ बिजनेसमैन एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ऊपर चढ़ रहे हैं सिर्फ किसके सपोर्ट से, पॉलिटिक्स के सपोर्ट से या फिर पॉलिटिशियंस के सपोर्ट से। तो वही चीज यहाँ पे देखो, रिप्रेजेंटिंग कंपनी बिफोर द गवर्नमेंट टू एंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेशंस। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है ना वो पहले गवर्नमेंट को दिखानी पड़ती है रेगुलेशंस के पर्पज से, ताकि गवर्नमेंट एज अ रेगुलेटरी बॉडी उसे रेगुलेट कर पाए। रिगार्डिंग CSR, फेयर कंपटीशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ताकि एक कंपटीशन फेयर हो, किसी भी तरह की मिसलीडिंग एक्टिविटीज ना हो या फिर इलीगल एक्टिविटीज ना हो बिजनेस के अंदर, उस चीज से बचने के लिए। एंड कंज्यूमर की प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि अगर कोई ऐसा बिजनेस जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है या फिर कंज्यूमर को हार्म करने की कोशिश कर रहा है और गवर्नमेंट ऐसे बिजनेस को सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि आने वाले वक्त में उनकी सरकार तो नहीं बनने वाली है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का खास ध्यान रखा जाता है।
इसके अलावा लेबर की प्रोटेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई ऐसे लॉज बनाए जाएं ताकि लेबर को प्रॉपर वेजेस भी मिले और साथ में उनका वर्किंग कंडीशन भी इम्प्रूव हो पाए। तो ये होता है गवर्नमेंट रिलेशन के अंदर। इसके बाद हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं कम्युनिटी रिलेशन। एक तरह से आप इसे समझ सकते हो सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशन है एक बिजनेस का, क्योंकि अगर सोसाइटी के साथ या फिर कम्युनिटी के साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं है किसी बिजनेस का, तो वो तो भाई उस बिजनेस को टिकने नहीं देगी सोसाइटी के अंदर, उसे बॉयकॉट करेगी, उसके प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देगी, उसके सर्विस को बाय करना बंद कर देगी और एक तरह से वो बिजनेस कंप्लीटली फेल हो जाएगा। तो मैनेजिंग द ब्रांड्स, सोशल कंपोनेंट एंड बिल्डिंग अ सॉलिड रेपुटेशन इन सोशली कॉन्शियस इंडस्ट्रीज। जैसे कि एक तो ब्रांड्स को मैनेज करना, जो भी ब्रांड्स हैं, सोशल कंपोनेंट एंड बिल्डिंग अ सॉलिड रेपुटेशन, यही नहीं एक सॉलिड रेपुटेशन को बिल्ड करना। इसके अलावा इन अ सोशली कॉन्शियस इंडस्ट्री लाइक एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और यही नहीं जो सोसाइटी रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, एजुकेशन पे क्या करना है, फोकस करना है कि लोग जो है एजुकेटेड हो, यानी कि सोसाइटी की तरफ बिजनेस के जो फर्ज बनते हैं वो भी बिजनेस को निभाने पड़ते हैं ताकि सोसाइटी हमेशा उस बिजनेस के सपोर्ट में रहे। तो उसके लिए ये वाला पॉइंट क्या बनता है, हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, इंटरनल रिलेशंस, की अंदर के रिलेशंस कैसे हैं। ये तुमने सारी बाहर की चीज़ें देखी, कम्युनिटी बाहर से इन्फ्लुएंस करती है बिजनेस को, गवर्नमेंट बाहर से करते हैं, इन्वेस्टर बाहर से करते हैं, मीडिया बाहर से करते हैं। अब इंटरनल रिलेशन की बात तो कर लें, पता लगे अगर अंदर ही दिक्कत है तो बाहर की चीज़ों में कितना इंप्रूवमेंट आ जाए वो ऑर्गेनाइजेशन टिक नहीं सकता, बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाएगा। एडवाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल ओन पॉलिसीज, की पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए, अ कोर्स ऑफ एक्शन कि काम किस तरीके से किया जाएगा, एंड द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी की उस ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड देयर ओन अकाउंटेबिलिटी, और उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है हर एक चीज़ को लेके। पार्टिसिपेटिंग इन देयर यूनिक प्रोडक्ट रिलीजेस, और वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं अपने यूनिक प्रोडक्ट रिलीज को लेके, किस तरीके से बिहेव करते हैं और कैसे कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं, इसी को लेके। एंड एक्टिविटीज़ इन कंसर्ट विद देम, और इनके अलावा जो भी एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व है वो सब इसका पार्ट बनते हैं। एक लॉजिक वाली बात ये भी कर लेते हैं कि इंटरनल भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका एक बिजनेस को ध्यान रखना होता है। चाहे एक तो पहली बात मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि प्रोडक्शन अपने आप में एक यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट होती है, सेल्स की यूनिट होती है, मार्केटिंग की यूनिट होती है, मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट होती है, मतलब हर तरह की क्या होती है यूनिट होती हैं बिजनेस के अंदर, और इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस के अंदर अपने ही लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन एक लंबे टाइम तक परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और वो सब कोऑर्डिनेशन कब बनेगा, जब उनके आपस में क्या होंगे, रिलेशंस काफ़ी बेहतर होंगे, है ना। तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर कोई भी काम मिलजुल के आ जाए तो उस काम के रिजल्ट बेहतर हो सकते हैं। वही काम अगर आपस में लड़ झगड़ के हो रहा है तो हो सकता है कि उस काम का रिजल्ट क्या हो जाए, बहुत खराब हो जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन के साथ चलनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा, और उसके लिए रिलेशंस मैटर करते हैं। इसके बाद कस्टमर रिलेशन की तो बात कर ही चुके हैं कि अगर कस्टमर से ही रिलेशन नहीं होंगे तो भाई बिजनेस किस तरीके से ग्रो होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं बिजनेस के लिए कस्टमर क्या होते हैं, बिजनेस के लिए कस्टमर होते हैं भगवान के समान, कि आओ जब तक आप हमारे गुड्स को यूज़ नहीं करोगे, आप हमारी सर्विस को यूज़ नहीं करोगे तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, इतना अंधा पैसा जो हम कमा रहे हैं वो कहाँ से आएगा। तो इसलिए कस्टमर का खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि कस्टमर एक बार अगर दुखी हो गया तो वो जनरली कभी भी उस कंपनीज की तरफ या फिर उसके प्रोडक्ट की तरफ दोबारा नहीं जाता है। तो वही है कस्टमर रिलेशन। मैनेजिंग इंटरेक्शन विद द लीड कंज्यूमर्स, यानी कि इंटरेक्शंस करना कंज्यूमर्स के साथ, क्या उन्हें वो गुड्स पसंद आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, सर्विस कैसी लग रही है, ठीक है। तो वो सब कैसे पता लगता है, उनसे रिव्यू लेने के बाद, यानी कि उनके इंटरेक्शन में रहते हैं। एंड द टारगेट मार्केट, कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, और जो टारगेट मार्केट होता है कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च भी होती है टू लर्न मोर अबाउट द प्रेफरेंसेस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाया जा सके कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस कैसी है, कंज्यूमर किस तरह के गुड्स को खरीदना चाहता है, एटीट्यूड क्या है कंज्यूमर का, एंड इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, इंटरेस्ट द टारगेट ऑडियंस, कि जो भी टारगेट ऑडियंस है क्या उसका हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है भी या नहीं है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उस प्रोडक्ट को बनाने का कोई फायदा नहीं है, वो सारी मेहनत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। एंड डेवलपिंग टैक्टिक्स, और टैक्टिक्स डेवलप करना टू यूज अर्न्ड मीडिया टू स्वे दीज फैक्टर, ताकि इन सारे फैक्टर्स को धीरे धीरे कंट्रोल किया जा सके।
तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, अलग रिलेशन के बारे में। अच्छा एक रिलेशन बाकी है अभी शायद, है ना, ये रहा 7th, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, की मार्केटिंग के बीच में कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। सपोर्टिंग मार्केटिंग इनिशिएटिव्स फॉर न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, यानी कि मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत है और इसलिए मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे तो बिना मार्केटिंग के उस प्रोडक्ट को चलाना या फिर उस प्रोडक्ट से रिवेन्यू जनरेट करना और प्रॉफिट जनरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग की भाई टारगेट लेवल पे एडवर्टाइजिंग करो कि जिन जिन कस्टमर्स तक ये गुड्स पहुंचने चाहिए या फिर जो भी टारगेट कस्टमर होंगे उस बिजनेस के, उस तक ये प्रोडक्ट पहुंचाओ कि कंपनी ने ये एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है इस प्राइस लेवल पे और इस फीचर्स के साथ। ब्रांड रिकॉग्निशन, ताकि ब्रांड को लोग पहचाने, क्योंकि बिना मार्केटिंग के और बिना एडवर्टीजमेंट के लोग ब्रांड को कैसे पहचानेंगे, तो ब्रांड की रिकॉग्निशन होनी बहुत जरूरी है। उसकी इमेज, एक पॉजिटिव इमेज होनी चाहिए एंड पोजीशनिंग कैसी है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और ये सब चीज़ें इंप्रूव होती हैं मार्केटिंग रिलेशंस की वजह से। तो ये हमने बात करी कुछ मार्केटिंग कम्युनिकेशन की वजह से, तो ये हमने कुछ बात करी यहाँ पे इन 7 पॉइंटों के बारे में। उम्मीद है आपको सारे 7 पॉइंट जो है वो क्लियर यहाँ पे हो गए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं पर्सनल सेलिंग की तरफ। तो हम अब बात करने वाले हैं पर्सनल सेलिंग की। तो पर्सनल सेलिंग का मतलब सबको क्लियर हो जाना चाहिए। पहले तो आप लोगों ने अपनी लाइफ में हमेशा कभी ना कभी तो मेरे हिसाब से एक पर्सनल सेलर जरूर देखा होगा, है ना, जो बिल्कुल आपको ऐसे मिलेंगे कोट पैंट पहन के, टाई लगा के, फॉर्मल पैंट, ठीक है, फॉर्मल शूज़, बिल्कुल बढ़िया वेल ड्रेस्ड, जो आपके पास आएंगे कि सर आप ये प्रोडक्ट लो, ठीक है, आपके ऊपर बिल्कुल जचेगा ये प्रोडक्ट, भले ही आप उसमें कितने गंदे दिख रहे हो, लेकिन उसे तो प्रोडक्ट बेचने से मतलब है, क्योंकि बिना बेचे कमीशन कैसे मिलेगा, तो वही सेम चीज़ है, तो वो उस प्रोडक्ट को आपको चिपकाएगा। और फिर पता लगता कैसे है कि आप कभी दोस्तों में जाओ, ठीक है, वो बोलेंगे अरे भाई तू क्या गंदा लग रहा है इस कपड़े में, इतना वाहियात लग रहा है तुम, ठीक है, फिर तुम बोलोगे अरे दोस्त ऐसे कहते रहते हैं, दोस्तों हमेशा हर एक चीज़ चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, कई बार सच्चाई भी होती है, क्योंकि जो सेल्समैन उसका काम तो है कि भाई वो चीज़ आपको शूट करेगी बिल्कुल, क्योंकि वो चीज़ बेचनी है। तो इसी को बोलते हैं पर्सनल सेलिंग, जब एक पर्सन अपने प्रोडक्ट को खुद सेल करता है, कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करके, उसको हम पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। और ये बिल्कुल लास्ट स्टेप काम होता है अगर आप इसको देखो तो, है ना, क्योंकि जब प्रोडक्ट बन गया, सब चीज़ों का काम हो चुका है, एडवर्टीजमेंट हो चुके हैं, तो आपको सेलर्स दिख जाएंगे। आपको हर एक शोरूम में आप चले जाओ, किसी भी शोरूम में आपको वहाँ पे पर्सनल सेलर्स जरूर मिल जाएंगे, जो आपकी हेल्प करते हैं उन गुड्स को समझने में, उन सर्विस को समझने में, उसके फीचर्स को बताएंगे, उसके प्राइस को बताएंगे, और यही बताएंगे कि आपको वो गुड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए तो नहीं बताएंगे, वो जब बताएंगे जब उन्हें उससे कोई बेहतर गुड्स आपको बेचना हो, है ना, तब बोलेंगे सर ये तो चीप प्रोडक्ट है सर, इसमें तो फीचर्स भी कम है, आप इस वाले प्रोडक्ट की तरफ जाओ, ये 1 नंबर का है, ये आपको बिल्कुल बढ़िया रखेगा, मस्त, इसमें आप बिल्कुल 1 नंबर के लगोगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो सेल्स पीपल एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ गुड और सर्विस, जो सेल्स के लोग होते हैं ना, वो एक्सप्लेन करते हैं कि गुड्स की वैल्यू क्या है और उस सर्विस की वैल्यू क्या है। स्टैब्लिश इंपॉर्टेंट कनेक्शन, यही नहीं अलग अलग इंपॉर्टेंट कनेक्शन भी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं विद प्रोस्पेक्ट्स एंड इमीडिएटली अफेक्ट बॉटम लाइन, और जो इमीडिएटली अफेक्ट करता है किसको, बॉटम लाइन को। इट्स ऑल्सो नो सीक्रेट, यहाँ पे किसी तरह का सीक्रेट नहीं होता, दैट सेलर्स ओकेजनली रिसीव अ पुअर रैप, क्योंकि सेलर को एक तरह से बहुत कम इंसेंटिव मिलता है, उसके बदले सैलरी तो मिलती है, इंसेंटिव भी मिलता है। हैव यू एवर सीन अ कॉमिक स्ट्रिप ऑन द सेम मीम मेकिंग फन, मतलब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जनरली आपको ऐसे सेल्स पर्सन दिख जाएंगे, लेकिन बहुत बार सेल्स पर्सन एग्रेसिव भी होते हैं अपने सेलिंग को लेकर, यानी कि जो आपको बिल्कुल चेप हो जाएंगे कि सर आपको तो लेना ही चाहिए, ठीक है, आपको बार बार फ़ोन करके परेशान कर देंगे, ठीक है, या फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और आप पीछे हटने की कोशिश करते हो कि यार नहीं नहीं मुझे तो सर ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपके पीछे पड़ जाते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पे है। अब जो हमारे पास अगला पॉइंट है, इसका अगला पॉइंट वो क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग, की पर्सनल सेलिंग के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है बाय एजुकेटिंग कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर्स को एजुकेट करके अबाउट द कंपनीज सर्विस, कंपनी के सर्विस के बारे में, एंड देयर एडवांटेजेस, इंक्रीज ब्रांड एंड प्रोडक्ट अवेयरनेस। इसका मतलब ये है कि कस्टमर्स को एजुकेट करो कंपनी की सर्विसेज के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, उन्हें समझाओ, उन्हें फ़ायदे गिनवाओ कि सर आप ये प्रोडक्ट लोगे तो आपको उसकी क्या क्या फ़ायदे होंगे, ताकि ब्रांड जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो और जो प्रोडक्ट की अवेयरनेस है वो भी लोगों के बीच में क्या हो जाए, बढ़ जाए।
तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आया किस चीज़ का, पर्सनल सेलिंग का। दूसरा पॉइंट क्या आता है, आइडेंटिफाइंग एंड कन्विंसिंग प्रोस्पेक्ट्स। इसका मतलब कि टू अ परचेज कंपनीज ऑफरिंग विल इंक्रीज रिवेन्यू। इसका मतलब लोगों को आइडेंटिफाई करो पहले तो, ठीक है, आइडेंटिफाई एंड कन्विंसिंग, और उन्हें कन्विंस भी करो किसी भी परचेज को लेके। और ये काम किसका होता है, पर्सनल सेलिंग का, कि वो पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं किसके लिए वो गुड्स बने हुए हैं, कौन उस गुड्स को खरीदना चाहता है, फिर उन्हें कन्विंस भी करने की कोशिश करते हैं कि सर ये गुड्स आपको खरीदने ही चाहिए। जैसे मैं ऊपर बोला था ना, सेफ हो जाते हैं, बिल्कुल वही सेम चीज़ है। टू परचेज आ कंपनीज ऑफरिंग विल इंक्रीज रिवेन्यू, और इस तरीके से रिवेन्यू भी इंक्रीज किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, फोस्टरिंग डायरेक्ट टू वे कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स। इसे बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स, यानी कि लगातार क्लाइंट से कम्युनिकेशन किया जा रहा है इन ऑर्डर टू डेवलप क्लोज, ताकि एक तरह से पहले तो क्लोजनेस बढ़ाई जाए, लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शंस बनाए जाएं। तो डायरेक्ट सेलिंग इस चीज़ में भी हेल्प करती है, पर्सनल सेलिंग इस चीज़ में भी हेल्प करती है। कनेक्शंस बिल्ड अच्छे तरीके से होते हैं कंपनी के साथ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी के वो जो नुमाइंदे होते हैं ना, है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स, वो हमसे बात करते हैं, तो हमें लगता है अरे वाह क्या बात है, कस्टमर कितना अच्छी कस्टमर सर्विस है इन लोगों की, ठीक है। तो वो चीज़ खासकर लड़कों के लिए जब वहाँ पे मैडम दिख जाए तो भाई साहब उसमें यार कस्टमर इतनी अच्छी सर्विस, ठीक है। आप बाइक लेने गए, मैडम आपको अपने हाथों से चाबी दे रही है उस बाइक की, आप गाड़ी लेने गए, चाबी मिल रही है आपको, अलग ही लेवल की खुशी, ठीक है। गाड़ी लेने से खुशी गाड़ी की चाबी लेने की है, वो चाबी तो सिर्फ फोटो में रह जाएगी, हाथ में तो दूसरी चाबी आती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है, वो पॉइंट क्या आता है, डिलीवरिंग थ्रू टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, है ना। अब इसमें डिलीवरिंग थ्रू टेक्निकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू कस्टमर्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्पेशलाइज्ड और एक्सपेंसिव आइटम्स। कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को लेके मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको समझना बहुत मुश्किल है, जैसे टेक्नोलॉजी आजकल समझना बहुत मुश्किल है खासकर आम लोगों के लिए, तो उन्हें अच्छे से समझाना कि वो प्रोडक्ट किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से वो गुड्स यूज़ करने हैं, क्योंकि टेक की नॉलेज सबको नहीं होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझाना, स्पेशलाइज चीज़ें समझाना, और एक्सपेंसिव आइटम्स के बारे में नॉलेज प्रॉपर तरीके से गाइड करना, प्रोवाइड करना, ठीक है, कि किस तरीके से उसे यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ नहीं करना है, ये भी समझाना है, ताकि वो सामान जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है जल्दी खराब ना हो, ठीक है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और वो भी पर्सनल सेलिंग के जरिए ही किया जाता है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, इंक्रीज डिमांड फॉर प्रोडक्ट बाय असिस्टिंग कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर्स को डायरेक्टली असिस्ट करके एक तरह से डिमांड को इंक्रीज किया जाता है, क्योंकि सेल्स का जो सेल्स पर्सन होता है काम ही यही होता है पर्सनल सेलिंग वालों, कि वो आपको अपनी बातों में, प्यारी प्यारी बातों में क्या करेंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, आपको कन्विंस करेंगे कि इससे बेहतर प्रोडक्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, यानी कि उसको सेल करने की पूरी कोशिश करते हैं विद देयर डिसीजन मेकिंग, अपने डिसीजन में, एंड डायरेक्टिंग देम टुवर्ड कंपनी ऑफरिंग, और उन्हें कंपनी के बारे में और कंपनी के गुड्स के बारे में अच्छे से बताते हैं और उनकी तरफ लेके जाते हैं, ताकि लोग उसे बाय कर पाएं। इसके बाद सिक्स्थ और आखिरी पॉइंट, बिल्डिंग लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, और एक हेल्थी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं कस्टमर्स के साथ, डायरेक्टली उनसे बात करके, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के, उनके दिमाग को समझ के, उनके एटीट्यूड को समझ के, हर चीज़ में ये बढ़िया होता है पर्सनल सेलिंग। लेकिन मैं आपको इसका एक डिसएडवांटेज बता देता हूँ अभी ही इसी पॉइंट में, वो क्या कि पर्सनल सेलिंग हमेशा छोटे कस्टमर्स के लिए तो अच्छा होता है, छोटे बिजनेस के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उनका कस्टमर शेयर कम होता है। लेकिन जब भी हम किसी बड़े बिजनेस की बात करते हैं जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, ऐसे केस में पर्सनल सेलिंग फेल भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इतने लोगों को रखना जो सिर्फ लोगों को ये समझाएंगे, उनको गुड्स बेचने में हेल्प करेंगे, उन्हें गुड्स की स्पेसिफिकेशंस बताएंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। इसलिए जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, उनके थोड़ा सा पर्सनल सेलिंग की तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लेकिन अभी भी कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, ठीक है, जिसकी मैं बात करूंगा आने वाली वीडियो के अंदर। मेरे हिसाब से 1 या 2 वीडियो और बनेगी, इसके साथ ही हमारा जो है लेसन नंबर 3 क्या होगा, खत्म होगा, यानी कि प्रमोशन मिक्स अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं ड्राउन बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, अब जिसको जो उतारना है वो उतार लें।